ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको सभी चीजें एक ही प्रोडक्ट के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन में देखने मिलेगी। क्या ये बात सही है? 10 गोलियां खाने के बजाय एक प्रोडक्ट रोज से उठते बराबर अगर 1/4 टेबल स्पून आप लो, वो अच्छा रहेगा या इतने सारे मेडिकेशन लेने की जरूरत रहेगी? दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, अगर मेडिकेशन हम ले भी लें तो हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, जो शोषण करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हुई है। मैं दावे से कहता हूं 90% लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स है। खाना खाने के बाद डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, बर्पिंग आना, डकारे आना, खट्टा पानी आना, या फिर खाने के बाद पेट फूलना, ये सब चीजों को हम बताते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मुंह से लेके पेट तक, इंटेस्टाइन तक, इनका कुछ ना कुछ सिंड्रोम होना, कुछ ना कुछ उसके अंदर बिगाड़ होना। अगर आपका पेट सही तरीके से काम ही नहीं करता तो आप सोना भी खाओ तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। और एक चीज अगर हम देखें, एंटीबायोटिक हम लेते हैं, सही है, फॉर टू द पॉइंट इफेक्ट, जल्दी रिजल्ट आने के लिए। ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो हमें एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक देते हैं? एंटीबायोटिक एक जर्नलाइज्ड थ्योरी है। अगर मैं ऐसे मान के चलो मेरे शरीर के अंदर 10 ऐसे सेल्स हैं जो खराब है, जिसके ऊपर एंटीबायोटिक मुझे लेनी है, एंटीबायोटिक क्या करेगा? उस 10 सेल को तो मार ही देगा, उसके आजू बाजू में जो भी सेल्स है, उन सभी सेल्स, सभी पेशियों को वो मार देता है। और इसी वजह से हमें वीकनेस फील होता है। फिर 2 से 3 दिन के बाद हमारी धीरे धीरे रिकवरी होती है, जो हमारी बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, जो भगवान ने, कुदरत ने हमें दी है। क्या होगा अगर एंटीबायोटिक के साथ किसी डॉक्टर ने प्रोबायोटिक दिया? तो 4 दिन के बाद जो रिकवरी होने वाली थी वो धीरे धीरे हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर आप फिर से पहले की तरह हो पाओगे। कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रोबायोटिक देते हैं हमें? देते हैं? नो, नो। अगर आपके पहचान में ऐसे डॉक्टर हैं तो उनको हम सैल्यूट करते हैं, वेरी गुड थिंग, देना चाहिए। बहुत जरूरी है प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के लिए। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिस प्रोडक्ट के अंदर ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से है। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है, जब भी आप कोई भी अदर मेडिकेशन लेते हैं, हमारी बॉडी तो एब्जॉर्ब कर पाती है 35%, 65% हमारी बॉडी के अंदर रेसिडुअल पार्ट एज इट इज वो प्रेजेंट होता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। हमारी फिटनेस अच्छी है तो 50% बॉडी से बाहर निकलेगा, मगर थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन, लगभग 15 से 25% जो मेडिकेशन हम लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एज इट इज प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से कहा जाता है एलोपैथिक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है। करेक्ट? और वो कुछ भी करो वो हमारे बॉडी के बाहर नहीं निकल पाता। दैट इज ओनली साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथी। तो आज हम देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। सो अपने प्रोडक्ट का नाम है हिबारिस मोर पावर। मैं रिक्वेस्ट जरूर करता हूं सभी लोगों को, जब भी आप प्रोडक्ट का नाम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट का नाम हिबारिस मोर पावर ही लीजिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स जब मैं देखता हूं तो मुझे फोन आते हैं मोर पावर के नाम से, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। सो वी आर नॉट डेफिनेट हम नहीं बता पाएंगे कि मोर पावर कौन सा है। सो वी आर रिप्लेसिंग हिबारिस मोर पावर ओवर हियर। सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोडक्ट के अंदर फीचरिस्टिक कैरेक्टर्स अगर हम बताएं तो 3 अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक हम बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने रिप्लेस किया है आयुर्वेदा, दैट इज अ मदर ऑफ ऑल मेडिकेशन। दुनिया में जितने भी तरीकों के मेडिकेशन हैं, उन सभी की मदर मेडिकेशन की अगर बात करें तो दैट इज आयुर्वेदा। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके अंदर हमने यूटिलाइज किया, दैट इज हर्बल। और तीसरा जो है दैट इज यूनानी मेडिकेशन। अरब कंट्रीज अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम एशियन, तो यूनानी मेडिकेशन बहुत अच्छी तरीके से वहां पे यूटिलाइजेशन किया जाता है, मगर दुर्भाग्यवश हमारी गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल ने उन्हें यूनानी को कभी भी मेडिकेशन का दर्जा अब तक नहीं दिया। बट उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं, दैट इज अ प्योरेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने इन अलग अलग 3 थेरेपीज का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बनाया है। तब इसके अंदर इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हम परंपराओं से खाते आए हैं। बादाम हम पहले से खाते हैं, दालचीनी हम खाते हैं, इलायची हम खाते हैं, शहद हम लेते हैं, गन्ना हम लेते हैं, कोकोनट हम खाते हैं, खजूर हम खाते हैं, काले मिर्च, ब्लैक पेपर हम लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये परंपराओं से खाते आए हुई चीजें हैं, जो हमारी बॉडी के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस कैपेसिटी बढ़ाती है। ठीक है?
अभी हम ये देखेंगे कि अपना प्रोडक्ट खाने के बाद बहुत लोगों का एक ऐसा आता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आपको एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा चेंज अगर हो जाएगा, बहुत कड़ी धूप है और आधा घंटा बारिश हो जाएगी, तो बहुत सारे लोगों की तबीयत हल्की सी खराब होने लगती है। हमारी इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगती है, बॉडी की तरफ से काम करने लगती है जब भी कोई अल्ट्रेशन चीज हमारी बॉडी के साथ काम करती है। कोई भी चीज अगर आपके बॉडी के अंदर वर्किंग में है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ता ही है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फिट है। एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ गया, हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा हीट जनरेशन हो गया, तो हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम कर रही है। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऐसी इम्यूनिटी की पावर है जिसके अंदर एक फाइटर सेल्स कहते हैं हम, दैट इज डब्ल्यूबीसी। वो बिना किसी को देखते हुए सीधा गोलियों से बौछार कर देती है, और इस वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी हर सेल्स को फंक्शनल में आने के लिए इनहांस करती है, उसे उसका रोल बढ़ाती है। अपना प्रोडक्ट आपके बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर काम ना करते हुए वो हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर, हर पेशी के ऊपर काम करती है। इररिस्पेक्टिव कि पेशी कहाँ की है, हाथ की है वहां भी काम करेगी, पैर है वहां भी काम करेगा, दिमाग है वहां काम करेगा, पेट है वहां काम करेगा। जहां पर भी सेल आपके बॉडी के अंदर है वहां पर अपना प्रोडक्ट काम करता रहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं। आपने स्टेम सेल का नाम सुना है? स्टेम सेल्स, दो तरीके की स्टेम सेल्स होती हैं, एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक होती है अडल्ट स्टेम सेल्स। फॉरेन कंट्रीज में एक नया कल्चर आया है, नया कल्चर में लगभग 20 सालों से वो उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लेसेंटा जब भी ब्रेक करते हैं, जब जन्म होता है, काटते हैं, तो उसका अगर थोड़ा टुकड़ा हम बचा के रखें, एक सिंगल जायगोट से एंटायर हमारी जैसी बॉडी बनती है। करेक्ट। जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तो एक ही पेशी होती है, एक ही सेल होती है। एक सेल विद द हेल्प ऑफ टू न्यूक्लियस, एक मम्मी की तरफ से पापा की तरफ से दो न्यूक्लियस आते हैं और एक सेल बनती है। और उस एक सेल से हमारे जैसा एक यूकैरियोटिक आदमी पैदा होता है, एक फीटस पैदा होता है। इसका मतलब हमारा जो जनरेशन हुआ है वो एक सेल से हुआ है। अगर हम सेल थ्योरी के ऊपर अगर काम करें, हमारे हर सेल को अगर फंक्शनल में हम लाएं, तो क्या हमारी एंटायर बॉडी ठीक हो सकती है? क्या समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? हमारी बॉडी की अगर हम हर सेल को फंक्शनली अच्छा करने का प्रयास करें और मान के चले कि वो अच्छी हो जाए, तो हमारी क्या पूरी बॉडी ठीक हो पाएगी? बहुत सारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स का ऐसा कहना है, एक बीमारी, एक डिसीज या एक डिसऑर्डर आपके बॉडी में आता है तो उसे जाने के लिए भी रास्ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर कोई चीज पैदा होने के बाद हमसे जुड़ी है तो वो निकल भी जा सकती है। और हमारा प्रयास यही है कि आपके बॉडी की हर सेल को हम इतना फिट बनाए कि उसका जो भी फंक्शन है वो उस फंक्शन में रिस्टोर हो जाए। ठीक है। अगर किसी पर्सन का जन्म से ही कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे रिवर्ट नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो हमारी बॉडी के हर सेल को फिट करने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है, दैट इज ऑन सेलुलर थ्योरी। हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उन सभी ऑर्गेनेल के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार और शानदार तरीके से काम करता है। इसके पीछे का रीजन हम बताते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन किया गया है जिसे हम न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रासिटिकल्स कहते हैं। ठीक है। विटामिन डी, आप में से बहुत लोग खाते होंगे विटामिन डी। मैं दावे से कहता हूं कि विटामिन डी जो आप खाते हैं, जिस भी सोर्स से खाते हैं, उसका सिर्फ 10% आपकी बॉडी काम में लेती है, 90% उसके यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाता। बिकॉज विटामिन डी जो सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक की सनराइज होती है, उसी के अंदर अगर आपके बॉडी के ऊपर अगर वो पड़े तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी किसी भी और तरीके से विटामिन डी आपके बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाता। समझ पा रहे हैं आप? और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके एनर्जेटिक लेवल देखिए, उनका स्किन टोन देखिए, मेलानिन का पिगमेंटेशन देखिए, बाकी लोगों से तुरंत आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। ठीक है। तो रोज सुबह 5 से 7 के बीच में अगर आप विटामिन डी लेते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर कोक्यू एनर्जाइजर नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है। कोक्यू एनर्जाइजर, जिसे कोक्यू 10 भी हम कहते हैं, उसका एक्टिवेशन भी उसी ड्यूरेशन में होता है, तब जब सुबह की
किरणें, सूर्य किरण जो आता है सुबह, वो अगर आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो तो ही वो एक्टिवेशन में आते हैं। दैट इज जनरलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ आवर प्रोडक्ट। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट किस तरीके से क्या क्या काम करता है। ठीक, सो एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक योर लाइफ हेल्दी। बहुत अच्छी तरीके से तंदुरुस्त होने के लिए समर्थ प्रो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया जिसका नाम हिमालय मोर, जो आपकी ब्रेन से लेकर फुट तक हर ऑर्गन, हर सेल के ऊपर बहुत जानदार तरीके से काम करता है। अर्लियर अगर हम देखें, जो डिसीजेस की हमें पता थी पहले, क्या क्या हमें डिसीजेस होते थे, तो मलेरिया, प्लेग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, या फिर कुछ ऐसे ऐसे डिसीजेस हमें देखने मिलते थे जो पुरानी तरीकों से हमें पता थी। नए जो डिसीजेस हम आज की डेट में अगर हम डिसीजेस देखें तो कुछ अलग तरीके की डिसीज हमें देखने मिलती है। 10 में से 5 लोगों को डायबिटीज है, जो 20-25 साल पहले हमें देखने नहीं मिलती थी। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी 10-20 साल पहले हमें ज्यादा देखने नहीं मिलती थी, आज इररिस्पेक्टिव टू द एज, आपकी एज क्या है डजंट कम, डजंट मैटर, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है, डायबिटीज होने के चांसेस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उसके बाद अर्थराइटिस होने के चांसेस आपको ज्यादा है आज की डेट में। तो ये जो नए किस्म के डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हमें आज की डेट में देखने मिल रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि हमारा बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, उसका इम्बैलेंस होना। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जिस एटमॉस्फेयर से हम बिलोंग करते हैं, दैट इज फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो हमारे घर में 3 वाईफाई है, जो हम कभी भी बंद नहीं करते, 24 घंटे शुरू रहता है। तो क्या वो एटमॉस्फेयर हमारे बॉडी के लिए ठीक है? नहीं। मगर हम उससे बच नहीं पाएंगे, तो हम क्यों ना हमारी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाए जो हमें और ज्यादा फिट बनाए कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से भी हमें बचाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कुछ ऐसे डिजीजेस के बारे में बताया गया है जो पहले आमतौर पर हमें देखने मिलती थी। आज की डिजीज की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे डिजीजेस हमें देखने मिलते हैं जो 10-20 साल पहले देखने मिलती थी। और आप में से बहुत लोग इसे कोरिलेट कर पाएंगे कि 10 में से 5 लोगों को इनमें से कुछ ना कुछ बीमारी हमें आज की डेट में देखने मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका जो मेजर रीजन हम बताएंगे, वो रीजन ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर लगभग 11 अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हमें देखने मिलते हैं। ऑलमोस्ट 11 डिफरेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। उन सभी तरीकों को, उन सभी सिस्टम्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे बॉडी की पूरी निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें सर्कुलेटरी, जहां पे हमारे एंटायर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ये सब सिस्टम्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे एंटायर एक बॉडी बनती है। अगर इनमें से एक भी सिस्टम अगर खराब हो जाए तो क्या हमारी बॉडी ठीक से वर्क कर पाएगी? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हर एक सिस्टम एक दूसरे सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो हमारी हर सेल दूसरे सेल के साथ कुछ ना कुछ कोरिलेशन करने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर हमें अलग अलग इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता, जो हर अलग अलग मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बुखार कम करने के लिए लेते हैं। कोई एलोपैथिक या फिर डॉक्टर ऐसा नहीं आपको बताएगा कि आपने 2 दिन पहले क्या खाया था, किसकी वजह से आपको बुखार आया होगा, फिर हम उसके ऊपर ट्रीट करेंगे। दैट इज पॉसिबल ओनली इन आयुर्वेदिक मेडिकेशन। ठीक है, तो हम रूट्स के ऊपर काम करते हैं, ना कि सिम्टम्स के ऊपर। और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा डिसीज और डिसऑर्डर्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। सिर्फ एक ही चीज है कि आपको थोड़ा सा पानी का एडिक्वेट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी ज्यादा अगर आप पीते रहोगे तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट का जो मेन फंक्शन है वो है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। इट विल वर्क एज ए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है सभी लोगों को पता है? आई थिंक हमेशा सुनते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। क्यों चाहिए एंटीऑक्सीडेंट? हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम जी नहीं पाते। अगर हम यहाँ देख पाओगे, आप अगर ठीक से दिख पा रहा है आपको, तो हमारे बॉडी का ब्रेन ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के बाद वर्क करना बंद करता है अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो। और ब्रेन डेड हो गया तो हमारे एंटायर बॉडी कुछ काम की नहीं रहेगी। तो
बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जिंदा रखने के लिए। तो उस ऑक्सीजन का रोल क्या है? वो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने के लिए काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज ऑक्सीजन ओनली। और इसी वजह से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, ये बता पाएगा? हेलो, नेगेटिव, माइनस साइन, माइनस दैट इज डैमेज पार्ट। अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस, नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया है। और जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा असरदार तरीके से डैमेज करने का काम करता है। तो क्या इस डैमेज से हम बच पाते हैं? एक तरीके से बच पाएंगे, ऑक्सीजन लेना अगर बंद कर दे तो। अगर ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे 5 मिनट बाद, ठीक है? तो ये तो कोई तरीका नहीं रहा। तो इसे ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझ पाएंगे नेक्स्ट टाइम। इसके बाद हम थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती किस तरीके से है। ये डायग्राम क्या आप सभी लोगों को ठीक से दिख पा रही है? तो एक ऐसी डायग्राम है जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसके ऑर्बिट्स रहते हैं, और उसके लास्ट ऑर्बिट्स होता है, लास्ट शेल जो होती है, जो लास्ट वाला सर्कल है। अगर सोडियम की बात करें तो उसके अंदर 3 सर्कल हमें देखने मिलेंगी। क्लोरीन की अगर बात करें तो उसके अंदर भी 3 सर्कल देखने मिलेगी। ऑक्सीजन के अंदर 2 सर्कल हमें देखने मिलती है। अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल कहा जाएगा, जो किसी भी रिएक्शन में काम नहीं करेगा, दैट इज निष्क्रिय बोलते हैं हम, नॉन फंक्शनल, फंक्शन में नहीं रहेगा। या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए, जिसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डुप्लेट और ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है? या तो 2 या तो 8। अगर 2 से 8 के बीच में रहे तो वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसी ना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ हमें 4 मॉलिक्यूल्स देखने मिलते हैं, ठीक है? तो वो हायर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो भी दिखाया है वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हाईली डैमेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे H2O2 लिखा है। अगर आपको कभी भी घाव लगा हो तो आप H2O2 से उसे साफ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम सुना होगा आपने। वो क्या काम करता है? जहां पे आपको जख्म हुई है, वुंड फॉर्म हुआ है या फिर घाव है, वहां के बैक्टीरिया को जला के मार देगा, बिकॉज दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो, ठीक है? तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की वजह से H2O2 फॉर्म होता है, प्रोडक्शन होता है उसका। तो क्या वो हमें डैमेज नहीं करेगा? डेफिनेटली करता होगा। तो उसे कैसे बच पाएंगे? तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या काम करेगा? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस कमी को एंटीऑक्सीडेंट दे देगा और उसे नॉन फंक्शनल से नॉन फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? जो अनस्टेबल था उसे स्टेबल कर दिया तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस तरीके से हम reactive oxygen species के damage से बच पाएंगे। So that is much more important thing of our product, which is having a potential antioxidant capacity. Almost 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है वो लहर है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है ब्रेन के ऊपर, और ये मैं जरूर बताऊंगा कि ये ब्रेन के ऊपर उस एज से काम करेगा जो छोटे बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं लगभग 2 से 3 साल के बाद। उस बच्चे को भी हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी तरीके के न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सभी न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। ब्रेन को स्टेबल करने के लिए, उसे बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स जब हम बहुत छोटे होते हैं, ऐसा 20 से चढ़ाते थे बचपन में, जैसा सोना देते थे, तो ये जो सिस्टम थी उस सिस्टम से ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते थे। अपने प्रोडक्ट से भी ये सब न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। अगर अडल्ट की अगर बात करें, हमारे एज की अगर हम बात करें, तो हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो 10 में से 8 लोगों को मूड स्विंग्स की बीमारी है। हम आमतौर पर सुनते ही हैं, अगर मूड अच्छा होगा ना तो मैं ऐसे करूंगा, मगर मूड हमारा अच्छा होता ही नहीं है, क्यों? हमारे ब्रेन के अंदर ये हार्मोन्स हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपके एज के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से आपके हार्मोन्स को बेहतरीन तरीके से बैलेंस्ड करने का काम अपना प्रोडक्ट करता है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ पे अगर हम देखें, जो ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम है, जो हमारे इंटर बॉडी को काम करती है, वहां पे कुछ अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स को एंगल्फ करने का क्राइटेरिया है, जिसे हम कहते हैं आयन चैनल्स। ठीक है, 4 अलग अलग तरीके के आयन चैनल्स हम देखने मिलती हैं। सबसे पहले लिगैंड गेटेड। लिगैंड का मतलब ऐसा होता है कि कोई रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट हो, उसे पहचानने वाला कोई मॉलिक्यूल अगर उसे मिल जाएगा तो वो गेट ओपन कर देगा, जैसे सिक्योरिटी गार्ड करता है। आपकी पहचान हो जाएगी तो गेट ओपन करेगा, अदरवाइज गेट ओपन नहीं करेगा। दैट इज लिगैंड गेटेड आयन चैनल। उसके बाद मैकेनिकल गेटेड है, जो थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर अगर आ गया आपके सेल के अंदर तो ही वो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। उसके बाद एक ऑलवेज ओपन होने वाला है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ आयंस जो आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे। और लास्टली है वोल्टेज गेटेड, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वोल्ट होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है हमारे बॉडी के अंदर करंट। पक्का? तो शॉक क्यों नहीं लगता सुनने के बाद? तो ये जो करंट हमारे बॉडी के अंदर है, उसे मेंटेन करने के लिए भी कुछ आयंस काम करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपके 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा। हमारे बॉडी के अंदर अगर हम वोल्टेज देखें तो वो होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट। हमारे खाने पीने के तरीकों से वो धीरे धीरे -70 से प्लस की तरफ बढ़ते जा रहा है। अगर वो +0 हो गया तो वी आर फिनिश, जिसे हम डेड बॉडी कहते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं जाती। अगर आपके बॉडी का जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम बताएंगे, वो अगर -30 to -20 के बीच में है तो आपके कैंसर होने के चांसेस 95% ज्यादा है। या आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो -70 तक होना चाहिए, जो अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे वहां तक लेकर जाएगा। बहुत सारे मुझे फोन आते हैं कि सर अपने प्रोडक्ट से 2 दिन के बाद रिजल्ट आए, मगर जैसे हमने बंद कर दिया रिजल्ट आना बंद हो गया। क्या 2 दिन में आपके बॉडी का जो मिलीवोल्ट है वो -70 तक जाएगा? तो थोड़ा सा ड्यूरेशन लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसी चीज के लिए, जो बॉडी से बॉडी टू बॉडी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो इसे मेंटेन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हमें देखने मिले। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन करते हुए हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो -70 तक रेस्टिंग फेज में लाने का काम अपना प्रोडक्ट करता है। उसके बाद सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें कभी देखने मिलता है तो वो है अर्थराइटिस। मेडिकल काउंसिल हमेशा ही बताती है कि अर्थराइटिस को एक नाम दिया गया है, दैट इज साइलेंट किलर। क्या सहमत है हम इस चीज से? अर्थराइटिस को साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब तक फ्रैक्चर नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलता कि मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम कितना है। कोई बता पाएगा मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम कितना है? मगर 50 साल की उम्र के बाद अगर आप थोड़ा सा हार्ड सरफेस पे थोड़ा सा जोर से अगर बैठ जाओ, अगर आपके हिप जॉइंट टूट गए तो आपको पता चलता है कि साला मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया। तो कैल्शियम डिफिशिएंट कंडीशन को आमतौर पे लेमन लैंग्वेज में हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी संकल्पना है। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो जॉइंट पेन उसके अंदर आएगा, मसल फाइब्रोसिस उसके अंदर आएगा, कार्टिलेजेस का टूटना उसके अंदर आएगा, लिगामेंट्स उसके अंदर आएंगे, रिलेटेड अर्थराइटिस भी आएगा। तो जनरली हड्डियों से जुड़े हुए किसी भी दर्द को एक आम तौर पर हम कहते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। ये हमारा नॉर्मल बोन है, ऊपर एक बोन नीचे एक बोन, बीच में लिगामेंट है, जो दो हड्डियों को एक दूसरे के साथ घिसने नहीं देता, जिसे हम थोड़ा सा कार्टिलेज कहेंगे हमारी लैंग्वेज में। अगर वो इस तरीके से हुआ है, आपकी हड्डियां घिस के छोटी भी हो गई है, तो सक्सेसफुली यूटिलाइजेशन आप अगर थोड़ा सा करते हैं तो आपके ऐसे हड्डियां इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट एवर अर्थराइटिस के ऊपर अपना प्रोडक्ट जो हमने आपको रिजल्ट दिया है। नेक्स्ट, duration of recovery. We'll see after completion of this. We are going to have a question answer session after that. अर्थराइटिस के अगर हम देखें ना, तो अर्थराइटिस आज के डेट में 2 तरीके की देखने मिलती है। एक है ऑस्टियोपेनिया, एक है ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने अभी कहा आपको कि मुझे देख आप बता नहीं पाओगे मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम कितना है, मगर आपको देखने के बाद मैं बता पाऊंगा आपके अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है। आप भी बता पाएंगे अगर आप सिंपल ऐसे रुकते हैं, सिंपल जैसे आप नॉर्मल रुकते हैं उस तरीके से। अगर आपके 2 शोल्डर एक दूसरे के नजदीक अगर आते हैं इस तरीके से, तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी 110%। ठीक है, आप नॉर्मली खड़े रहना। अगर आप थोड़ा सा आपके शोल्डर पहले के फोटोज और आज के डेट में थोड़ा सा नजदीक अगर आए हैं,
इसका मतलब आपके अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है। दूसरा, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, आपकी हाइट पहले इतनी थी, धीरे धीरे आपकी हाइट अगर कम होगी, इसका मतलब आपके ये शोल्डर सामने आ गए। हाइट भी आपकी अगर कम हो गई, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है। कैल्शियम के लिए तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, दैट इज बेस्ट, ऐसा माना जाता है कि दैट इज बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, नॉन वेजिटेरियन पीपल्स को। तो अगर उनके अंदर भी कैल्शियम डिफिशियंसी हम देख लेंगे, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम कहाँ जाता है। आप तक तो हम यही देखते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के अंदर काम करता है, बोन्स के अंदर काम करता है, नहीं, कैल्शियम और किसी चीज के अंदर काम करता है जो हड्डियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आमतौर पे 99% लोगों को आफ्टर एज ऑफ 45 अर्थराइटिकल सिम्टम्स हमें देखने मिले। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट में बताया है जिसे हम कहते हैं टी स्कोर, कैल्शियम समझने के लिए। अगर कैल्शियम रिकॉर्ड आपकी +1 टू -1 के अंदर है, जिसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम अच्छी है। -1 से -2.5 के अंदर है तो एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है। ये पहचानने के लिए जब भी आप चेयर पे से उठोगे, उठने के बाद 2 मिनट अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप इस स्टेज के अंदर हो। ठीक है, आप एक जगह पे अगर स्लीप है और उसके बाद कुछ काम कर रहे हैं, अगर पेन हो रहा है, इसका मतलब आप इस फेज में है। और आपको हमेशा ही तकलीफ हो रही है जॉइंट पेन का, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत कम है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसे हम देखेंगे कि ये जाता क्यों है। वर्ल्ड का अगर सर्वे हम करते हैं, यस, वर्ल्ड का अगर हम सर्वे करेंगे, वर्ल्ड का सर्वे करेंगे तो हमें देखने मिलेगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डेवलपमेंट डिसीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है। और मैं कोरिलेट करूंगा न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस और इसके अंदर कैल्शियम का क्या रोल है। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो एज ग्रुप के हिसाब से हमने चार्ट बताई है। आप परेशान हो जाओगे कि लगभग 15 से भी ज्यादा तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस और डिसऑर्डर्स आज की डेट में पाई जाती है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है। वन काइंड ऑफ पैरालिसिस न्यूरोलॉजिकल है, पार्किंसन न्यूरोलॉजिकल है। पार्किंसन मतलब एक हाथ हमेशा से हिलता रहना, या फिर हमारे बॉडी का कुछ हिस्सा हमेशा हिलता रहता है। पैरालिसिस अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी का कुछ पार्ट फंक्शन में नहीं होता, जिसे हम चाह कर भी फंक्शनिंग नहीं कर पाते, दैट इज पैरालिसिस। अल्जाइमर, इसका मतलब सिर का पिछला हिस्सा हमेशा से दर्द होना, शोल्डर और बैक साइड। जो अगर एक तरीके का दर्द आपको हमेशा हो रहा है, इसका मतलब अल्जाइमर है, स्पॉन्डिलाइसिस है। इन सभी चीजों को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड का सर्वे किया जाए तो ये आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ डिसीज हमें देखने मिलता है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने कहा, ब्रेन के टाइम पे अपने प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर काम करते हैं, हमारे डीएनए की संरचना को मेंटेन करने का काम करती है। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन बताया गया है, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है। दो न्यूरॉन्स को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काम करती है, जो हमारे ब्रेन को मेंटेन करने का काम करती है, उन दो न्यूरॉन्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कोई पर्सन है जो मैग्नीशियम की टैबलेट लेता है? बिकॉज मैग्नीशियम सिर्फ डाइट से आता है, खाने पीने के तरीकों से आता है। इफ यू आर वेजिटेरियन, आप ग्रीनी लीव्स अगर ज्यादा खाते हैं तो उसके अंदर से आपको बहुत ज्यादा ये मिल सकता है। मगर आज के डेट में दुर्भाग्यवश धीरे धीरे फार्मर्स आर कन्वर्टिंग इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो थोड़ी देर की अगर पहले की बात करें तो पेस्टिसाइड्स लहर फूड आता था, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमें देखने मिलेगी। अभी थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे क्या प्रोडक्ट है हमारे पास की जो आपकी फार्मिंग को भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिकली बढ़ाएंगे, जो हमारे इस तरीके से डिसीजेस और डिसऑर्डर के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पे तो न्यूरॉन्स को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को यहाँ पे कोएगुलेट करने के लिए कैल्शियम और सोडियम काम करता है। यहाँ पे एक तरीके का अमीनो एसिड काम करता है, यहाँ पे दूसरे तरीके का अमीनो एसिड काम करता है। इसका मतलब हमारे बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बहुत वैरायटी है, बहुत बड़ी है, और इसे ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे हम, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, आप देख पा रहे हैं सब। तो ये दो न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे छोटा सा गैप है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो दो न्यूरॉन्स के अंदर का वह छोटा सा हिस्सा होता है जहां सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अर्थराइटिस के अंदर का जो कैल्शियम है बोन्स के अंदर का, वो कैल्शियम क्यों निकल जाता है बोन से, अर्थराइटिकल सिम्टम्स क्यों मिलते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। जो हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स फंक्शनिंग में होने चाहिए, उसे फंक्शन में लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैल्शियम। तो कैल्शियम बॉडी में मिलता कहां से? सिर्फ हड्डियों से। और वो एक ही एकमात्र सोर्स ऐसा है जो जहां से कैल्शियम हमारा ब्रेन निकालता है और
यूज करता है। दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ निसर्ग, जो नेचर है उसका बेसिक नेचर यही है जिसे हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम। जहां पे एनर्जी का कंजर्वेशन कम हो वो चीज बहुत इफिशिएंटली काम करती है। तो कैल्शियम बोन से निकाल के न्यूरॉन्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। जब तक कैल्शियम सेल्स के अंदर से सेल्स के बाहर ज्यादा नहीं मिलता, इसे गौर से समझिए आप, जब तक न्यूरॉन्स से बाहर कैल्शियम ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट ना हो तब तक जो ये सिग्नल्स हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो सिग्नल न्यूरॉन्स के बाहर आ नहीं पाएंगे। तो अभी क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है, कैल्शियम है ही नहीं, तो क्या न्यूरॉन्स काम कर पाएंगे? तो क्या सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स के बाहर निकलेंगे? अगर हमारे ब्रेन से बॉडी को सिग्नल मिल ही नहीं रहे तो क्या हमारी बॉडी फंक्शन में काम करेगी? दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो जिसे पैरालिसिस कहते हैं। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी को ओवरकम किया जाए तो हम पैरालिसिस से छूट पाएंगे, करेक्ट? दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक लॉजिकली बता रहा हूं। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट पैरालिसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें बहुत शानदार तरीके से देखने मिलता है। तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से होता है, जो फुलफिलमेंट करने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे बॉडी को पीएच बैलेंस करने का काम भी अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। पीएच अगर हमारे बॉडी का देखा जाए तो ब्लड का पीएच है 7.35 टू 7.45, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अगर आप ये मानते हैं कि हमारी बॉडी 100% अल्कलाइन बन पाएगी तो यह गलत है। अगर 100% अल्कलाइन बन जाएगी तो 2 से 3 दिन के बाद हम मर जाएंगे। सही है? क्यों सही है? क्योंकि हमारे स्टमक का पीएच है 2.5 टू 3.5, हार्डली 1.5 टू 3.5 के इन बिटवीन ये रेंज करता है, फ्लक्चुएट होता है। तो स्टमक का पीएच है हाईली एसिडिक, जिसे हम HCl भी कहते हैं। HCl होता है हमारे पेट में, इसका मतलब हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन का पीएच, आपके बॉडी का जो पीएच है वो, चाहे आपको एसिडिटी कितने साल पुरानी हो, दही को देख के एसिडिटी बढ़ती भी होगी तो 1 महीने के बाद दही खाओगे तो भी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज आपके बॉडी का जो पीएच है वो बैलेंसिंग के अंदर काम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगर देखते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान भी हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ती है। ठीक है, जो लोग बहुत जल्दी में रहते हैं हमेशा उनको एसिडिटी की तकलीफ पहले से होती है और नेचुरली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेशन से हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ना। जिसके सिम्टम्स अगर हम देखें, ये पहचाना कैसे जाए, तो वन ऑफ द सिम्टम्स बता रहा हूं, दैट इज नॉट 100% सिम्टम्स। वन ऑफ द सिम्टम्स हो सकता है आपको अस्थमा हो। जिन लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है उनके बॉडी के अंदर भी एसिडिटी हमें देखने मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। अगर आपकी ओबेसिटी है, माने आप जरूरत से ज्यादा थोड़े से मोटे हो, तो आपको भी एसिडिटी का चैलेंज होगा। बिकॉज मोटापे की वजह से रेस्पिरेशन में तकलीफ होती है, और रेस्पिरेशन के अंदर अगर तकलीफ आ जाएगी तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो इसे भी ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि लगभग 1 महीने के भीतर आपके बॉडी का जो पीएच है वो 100% बैलेंस हो जाएगा। चाहे कितने साल पुरानी एसिडिटी हो, वो धीरे धीरे आपके बॉडी से निकलने लगेगी और लाइफ में कभी भी आपको एसिडिटी बाद में नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट। Erectile dysfunction, that is one of the huge syndrome or disease in terms of male. वर्ल्ड का अगर सर्वे किया जाए तो 85% पुरुषों के अंदर ये हमें देखने मिलता है, दैट इज सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ ना होना। ये हमारी कमी नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो तो उतनी ज्यादा हम उसे मैच नहीं कर पाते, वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा कुछ ऐसे रीजन हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं, दैट इज डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इरेक्शन में हमें प्रॉब्लम देखने मिलती है। अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो इन्हीं चीजों की वजह से पीसीओडीज के प्रॉब्लम आज के डेट में देखने मिलती है। जो पहले 40 या 50 के साल के बीच में पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हमें देखने मिलते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, आज की डेट में 10th क्लास के लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसका मतलब हमारे बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, और जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा रोल हमें देखने मिलता है। वर्ल्ड का अगर सर्वे किया जाए 51% डाइवोर्स पिटिशंस की जाती हैं इस वजह से।
इसे ओवरकम करने के लिए एलोपैथिक मेडिकेशन में एक मेडिसिन मिलता है जिसको हम जनरली एक मेडिसिन का नाम बताते हैं, जिसे कहते हैं वियाग्रा, जिसके अंदर मिलता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सिल्डेनाफिल सिट्रेट अगर किसी भी तरीके के अंदर अगर यूज करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है उसे इतना ज्यादा एक्साइट करेगा, आने वाले एक मैकेनिज्म हम देखेंगे, इतना ज्यादा एक्साइट करेगा कि हमारी बॉडी उसे मैच नहीं कर पाएगी और होगा क्या, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक। बिकॉज इरेक्शन देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन। सिल्डेनाफिल सिट्रेट या फिर वियाग्रा या फिर कोई भी तरीके की एलोपैथिक मेडिसिन क्या करेगी, आपके दूसरे ऑर्गन का जो खून का बहाव है उसे कम करके सेक्सुअल ऑर्गन को खून ज्यादा देती रहेगी, आपके ब्रेन को समझने से भी ज्यादा देती रहेगी, ड्यू टू द एलोपैथिक मेडिकेशन जो हमारे ब्रेन का सिग्नलिंग कट कर देता है। ठीक है, अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके एज के हिसाब से जितना टेस्टोस्टेरोन लेवल आपको चाहिए उतना ही अटेन करने का काम करेगा। दूसरा सिम्टम हम देखने मिलता है, एलोपैथिक मेडिकेशन हम जब भी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो बीटिंग बताती है, हार्ट बीट जो हम देखते हैं वो 120 से भी ज्यादा होती है। नेचुरली आपको कभी शॉक लगा, शॉक माने थोड़ा सा सडन किसी ने आपको डरा दिया तो उसे हम कहते हैं शॉकिंग टाइम, तो उस टाइम पे भी आपका हार्ट बीट 100 बीट्स के ऊपर नहीं बढ़ता, इसका मतलब नेचुरली हमारे हार्ट बीट्स 100 के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मेडिकेशन की वजह से वो 120 से भी ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो पंपिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है और 90% लोगों के अंदर हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। तो अपना प्रोडक्ट जब भी आप यूटिलाइज करोगे तो वो 100 बीट्स के ऊपर नहीं बढ़ागा, इसका मतलब हाइयर ब्लड प्रेशर वाले पर्सन को भी अगर अपना प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाए तो भी उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो नेचुरल तरीके से काम उनकी बॉडी करना चाहिए, उतने ही नेचुरल तरीके से वो काम करेगी। टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअली काम करेगा, वो हमारे एंटायर बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम करता है। एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं, फीमेल से भी ज्यादा मेल्स की अगर हम बात करें, आपके बाइसेप्स आप थोड़ा सा उठाकर उसे थोड़ा सा ऐसा करना हो, अगर वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ जाएगा तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स फिट होंगे, स्टमक फिट लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि मैं वर्कआउट करके आ रहा हूं। दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये सिर्फ इसी के ऊपर काम नहीं करता। थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं हम ये किस तरीके से साइकोलॉजिकली या फिर केमिकली काम करता है। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर एक सिग्नलिंग पास किया जाता है जिसके लिए एल अर्जिनिन वन काइंड ऑफ अमीनो एसिड और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन, इन दोनों को एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइज किया जाता है जो फॉर्म करेगा नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हमारे बॉडी में कम हुआ तो भी हम सेक्सुअली डिफिशिएंट बन जाएंगे। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ाने के लिए अर्जिनाइन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके यूटिलाइज किया जाएगा। एक प्रोटीन यहाँ पे काम करता है जो कैल्शियम के साथ इकट्ठा होने के बाद इरेक्शन देता है, इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पर भी यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे हमें पता चलेगी। कैल्शियम के साथ काम करेगा, कैल्शियम आपके बॉडी में अगर कम है तो आपको सेक्सुअल डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन रिजल्ट अगर आपको देखने मिले तो वो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर देखने मिलता है 1 या 2 दिन के अंदर। बहुत सारे लोगों के अंदर तो विद इन फ्यू आवर्स हमें ये रिजल्ट देखने मिलते हैं। हम देखेंगे आगे कि ये इतने जल्दी क्विक रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट से क्यों मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यहाँ पे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या फिर गूगल पे चेक करो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इससे अगर आप चेक करोगे तो आपको जरूरी लगेगा इसके अंदर की 70% प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब ऐसा होता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खुद के शरीर को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगती है। दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एग्जांपल देखना चाहोगे, मेटाबॉलिज्म, खाना हजम ना होना, बचपन से नहीं होता था, हार्डली 2-4 साल से हो रहा है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर ही फाइट करने लगी है। दैट इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल। जितने भी तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे दिखाया कि ओवर 100 से भी ज्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमें देखने मिलती है। हर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट उतने ही शानदार तरीके से काम करता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिन लोगों को मेटाबॉलिकल प्रॉब्लम्स है या फिर सिंड्रोम्स है, हार्डली 15 दिन के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेट करें
तो उसे हम दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है बनाना। छोटा बच्चा खाना वगैरह खा के धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक उम्र तक बढ़ता है, जिंदगी भर तो बढ़ता नहीं रहेगा। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म है दो तरीके से काम करता है। एनाबॉलिज्म जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए काम करेगा, दूसरा काम करता है कट करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी हमें मिलेगी। तो मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम दो तरीकों से देखने मिलता है, एनाबॉलिज्म भी और कैटाबॉलिज्म। इन दोनों तरीकों को शानदार तरीके से ओवरकम करने के लिए अपना प्रोडक्ट 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बाद में कभी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आपको नहीं होंगे। तो जितने भी तरीके के एटॉमिक डिसऑर्डर्स हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट काम करता है। नए सर्वे के अनुसार ये पता चला है हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद वो एटमॉस्फेयर से कोरिलेट करता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी चीजें उसके शरीर के अंदर टकराती हैं। तो क्या वो जी नहीं पाता? क्या जी पाता है? वो फाइट करता है। क्यों? तो पैदा होने के पहले वो स्टमक में था, यूटेराइन वॉल के अंदर था, जहां पे बहुत सिक्योरली था। वो जब भी बाहर आता है एटमॉस्फेयर से स्ट्राइक करता है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ये हम काम करती है, जो मम्मी की तरफ से आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंटली इम्यूनिटी देने का काम करती है, जो फीटस को पैदा होने से पहले ही एक इम्यूनिटी मिलती है मम्मी की ब्लड की तरफ से। तो ऐसा एक इम्यूनोग्लोबुलिन माना जाता है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन, जो जिसका फोर्थ वेरिएंट IgG4, ये फोर्थ वेरिएंट काम करता है एक्टो इम्यून डिसीज के ऊपर। जब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक हो जाएगा, आपको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी एटॉमिक डिसऑर्डर्स आपको नहीं होंगे। और धीरे धीरे आपके इम्यूनोग्लोबुलिन के जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर को ओवरकम करने का अपना प्रोडक्ट काम करता है। और इसीलिए प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली और रेगुलरली थोड़ा सा लिया कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द वन काइंड ऑफ बेस्ट एंटी कैंसर। कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। कैंसर को हम डिफरेंशिएट इस तरीके से कर पाएंगे, जब भी एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिवीजन। जब एक सेल दो के बजाय बहुत ज्यादा सेल्स को बना रही है, जिसे हम कहते हैं सिंपली अनकंडीशनल डिवीजन और कैंसर और ट्यूमर। इसे ट्यूमर कहेंगे, और ये अगर फैलता रहा तो उसको हम कहते हैं कैंसर। तो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर हम देखें, रेडिएशन थेरेपी अगर शुरू है या फिर कीमोथेरेपी शुरू है, उन पेशेंट को अगर आप पूछोगे तो उनके पेट में जलन होती है, इस इतने तरीकों के उनको दर्द होता है। प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन करने के बाद हार्डली 4 से 5 दिन के बाद उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका कीमोथेरेपी का थेरेपी शुरू है। तो दैट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। कैंसर की अगर हम बात करें तो 3 में से 1 महिला को और 2 में से 1 मेल को कैंसर की संभावना ज्यादा है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तुलसी, सभी को पता है तुलसी खाते हैं सभी लोग। अगर उसे चबा के खाओगे तो कैंसर होने के चांसेस 35% बढ़ती है। कितने परसेंट? 35% कैंसर होने के चांसेस आपको बढ़ते हैं अगर आप तुलसी के पत्ते चबा के खाते हो तो पहले के जमाने में तुलसी तो तिल के अंदर दिया जाता था, पानी के साथ हम निगल लेते थे। 100% उसके बेनिफिट मिलते हैं, एक भी परसेंट साइड इफेक्ट नहीं मिलता। तो ऐसे कितने अलग अलग तरीकों के थेरेपीज आपको पता है कि क्या चीज किस तरीके से खानी चाहिए, नहीं है ना? तो कैंसर होने के चांसेस हमारे खाने पीने से ज्यादा होती हैं। जो भी लोग अल्कोहलिज्म, टोबैको, स्मोकिंग हो या फिर च्यूइंग हो, इन सभी चीजों से कैंसर होने के चांसेस हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो और मैं ये भी चीज बताना चाहूंगा, इनमें से जो भी हमने बताया कि आपको अगर किसी भी तरीके का व्यसन अगर है तो अपने प्रोडक्ट से आप धीरे धीरे दूर जाते जाओगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक गर्व महसूस होता है कि हमें एक टेस्टिमनी ऐसी मिली है कि जो पर्सन अल्कोहलिज्म से दूर हो चुका है, उनका कहना है कि आज मेरे सामने भी अगर आता है तो मेरी इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक रीजन है, अपना प्रोडक्ट हर सेल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक एपोप्टोसिस एक मैकेनिज्म होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल खराब हो जाए तो उस खराब सेल्स को कितने तरीकों से मार दिया जा सकता है। तो ये 4 तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी काम करती है, और इस मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट उतने ही शानदार तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेल को पंक्चर कर देगा, सेल के अंदर का सब पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो सेल फंक्शनली काम नहीं करेगी, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% वाटर। अगर सेल के अंदर पानी नहीं बचा तो कोई भी ऑर्गेनेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा है एपोप्टोसिस। सेल को
तोड़ फोड़ देगा, उसके फ्रैगमेंट्स बनाएगा, छोटे छोटे वेसिकल बनाएगा, उसे तोड़ देगा। तीसरा है सेल साइकिल को अरेस्ट करना। इसका मतलब जब भी एक सेल दो सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसे हम सेल साइकिल कहेंगे। मुझसे ज्यादा अभी जब आप प्रोडक्ट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जब देखोगे तो सेल साइकिल सर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो जब भी सेल का साइकिल होता है, सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट होती है, उस कन्वर्जन को, उस रेप्लिकेशन को रोकने के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। उसके बाद लास्टली हम आते हैं कितने कितने अलग तरीके के डिसीज डिसऑर्डर के ऊपर अपना काम करता है। जितने भी तरीके के डिसीज डिसऑर्डर्स आपको पता है, उन सभी डिसीज डिसऑर्डर्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट काम करता है, इंक्लूडिंग पार्किंसन, जिसके ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर किसी भी तरीके का मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो पार्किंसन के ऊपर काम करता हो। अपने प्रोडक्ट के पार्किंसन के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो दावे के साथ कह सकता हूँ कितने भी न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स, डिसऑर्डर, डिसीजेस हो, उन सभी के ऊपर अपना प्रोडक्ट उतने ही शानदार तरीके से काम करेगा जितना वो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। एट लास्ट, जितने भी तरीके का ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर है, जिसके डिसीजेस डिसऑर्डर्स हमें होने लगते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को स्टेबल करने के लिए, फंक्शनल में लाने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। अगर आपकी सेल्स, आपके ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग हो गए, उनका जो फंक्शन डिटरमाइन किया गया था एट द एज ऑफ जाइगोटिक, जब हमारा एम्ब्रियोनिक हम डेवलपमेंट होती थी, उस टाइम पे हर सेल को एक फंक्शन दिया गया था, उस फंक्शन को रिस्टोर करने का काम अपने प्रोडक्ट से किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम बताते हैं कि इतने अलग अलग तरीकों के चीजें लेने के बजाय अगर ये सभी चीजें आपको एक ही साथ अगर मिल जाए तो ये आसान रहेगा आपको यूटिलाइज करने में। तो ये हमने एक यूटिलाइज किया है कि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरीकों के हिस्सों में ना बांटते हुए एक ही तरीकों में आपको मिलता रहे। दैट इज वन काइंड ऑफ। इसके अंदर अगर हम देखें तो 160 से भी 160 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, सभी तरीकों के जो हमारी बॉडी को इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं वो यहाँ मिलेगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा हो गया, सोडियम की लेवल बढ़ गई, तो उसके साइड इफेक्ट हमें देखने मिलता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी सोडियम है। अगर मेरे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी नहीं है, मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसे ओवरकम कैसे किया जाए? आयुर्वेदा इज ओनली वन मेडिकेशन इन द एंटायर यूनिवर्स जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस होने के बाद बॉडी से आराम से निकल। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोडक्ट यूटिलाइज करने के बाद अगर कोई चीज एलिवेट होती है, सक्सेसफुली 1 से 2 दिन के अंदर बॉडी से बाहर जाएगी, जिसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो सीन्स फ्रॉम फर्स्ट डे, जब भी आप प्रोडक्ट यूटिलाइज करते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी में रेगुलरली वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। अभी आते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर खजूर है, केसर है, तरबूज है, दालचीनी है, इलायची है। ये सभी चीजें जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वो सभी चीजें हम बहुत परंपराओं से खाते आए हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो एक्सेप्टेंस हम बताते हैं, वो एक्सेप्टेंस बाकी चीजों से बहुत ज्यादा तरीके से काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी अपने प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? बहुत मुझे क्वेश्चन आते हैं कि रिजल्ट बहुत आप ज्यादा आते हैं, इसके अंदर 110% किसी ना किसी तरीके का स्टेरॉइड आपने यूटिलाइज किया है। अपने प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, किसी भी तरीके का केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके का ड्रग नहीं है, किसी भी तरीके का एलोपैथिक मेडिसिन का अंश, पार्टीशन या मॉलिक्यूल अपने प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने नहीं मिलता। तो क्यों अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट ज्यादा आते हैं? सबसे पहले आयुर्वेदिक, हर्बल और यूनानी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट के अंदर है। दूसरा है यूनिक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तुलसी के पत्ते अगर चबा के खाओगे तो 35% कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर तुलसी के पत्तों का है जो मेडिसिनल मॉलिक्यूल है, जो हमारे बॉडी के अंदर काम करेगा, उसी को निकाल के अगर डायरेक्टली खिला दिया जाए तो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हमें देखने नहीं मिलेगा। दैट इज द बेस्ट एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी वी हैड इन प्रोडक्ट। किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट अपने प्रोडक्ट से नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज यूनिक फॉर्मुलेशन, जिसे हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जो ऐसा फॉर्मुलेशन अगर हम सब्जी बनाए तो उसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना चाहिए, अगर पर्टिकुलरली डाला जाए तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। नमक 1 किलो डाल दिया जाएगा तो कोई भी नहीं खा पाएगा। दैट इज द यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ आवर प्रोडक्ट। एंड लास्टली यूटिलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हम हमेशा बताते हैं। हमारे हर सेल के अंदर हम जो भी चीज खाते हैं
वो सेल के अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हमारी एक सेल हमारी आंखों से हम देख नहीं पाते, इतनी छोटी है, ठीक है। तो एक सेल के अंदर हम खाना खाते हैं 10 मिनट के अंदर। 90% लोग तो 32 बार चबाने के लिए कहते हैं, हम 10 बार भी चबाते नहीं। तो इतना मोटा मोटा हमारे सेल के ऊपर जाके गिरता है, तो वो अंदर कब जाएगा? आधा घंटा नहीं हुआ, 2 घंटे नहीं हुआ कि हम और चीज कुछ खाते हैं, तो वो अंदर कैसे जाएगा? मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ती है। प्रोडक्ट के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन क्या है, मतलब जो इतना बड़ा उसके ऊपर आके गिरने वाला था, उसे हमने इतने छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया है कि अभी सेल का जो मुंह है वो बड़ा हो गया और प्रोडक्ट का मुंह छोटा, मॉलिक्यूल छोटा हो गया, तो बहुत जल्दी से अंदर आता है। 15 से 20 मिनट के अंदर एंटायर प्रोडक्ट हमारे एंटायर सेल्स के अंदर, एंटायर बॉडी के अंदर हम जो चले जाते हैं, दैट इज अ पर्कुलेशन ऑफ स्पीड, वो बढ़ाती है। सभी लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब भी आप सुबह सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लें, बिकॉज 8 से 9 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन हमारा स्लीपिंग का होता है, उसके अंदर हम कोई चीज खाते पीते नहीं है, तो सुबह हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की बहुत ज्यादा होती है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले सुबह उठते बराबर ले। 10 मिनट के बाद एक गिलास गर्म पानी ले, गुनगुना पानी, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर। वो इसी वजह से कि हमारे ब्लड को सर्कुलेशन करने में बहुत असरदार तरीके से काम करता है। और प्रोडक्ट जब भी लोगे, कम से कम 5 से 10 मिनट हमारे सलाइवा के अंदर होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट खाने के बाद 1 मिनट के अंदर अगर उसे निगल लेते हैं, तो उसके रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। क्यों? जब आप खाते हो तो मेटाबॉलिज्म होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, फिर यूरेथ्रा के पास जाएगा, फिर वहां से अलग फिल्ट्रेशन होगा, फिर हमारे सेल्स को मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। अगर सलाइवा के अंदर रखोगे, ये जो हमारा हिस्सा है लैटरल साइड, आप देखते होंगे कि एक तो हम यहाँ पे हमारे नर्व्स चेक करती हैं और दूसरा हम यहाँ पे करते हैं। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमारी गट रीजन में बहुत ज्यादा है। 5 से 10 मिनट अगर हम सलाइवा के अंदर प्रोडक्ट रखेंगे तो गट रीजन में एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया तरीके से होगा, उसके रिजल्ट हमें बहुत शानदार तरीके से देखने मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोडक्ट। तो अपना प्रोडक्ट 4 अलग अलग कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन, उनको अपना प्रोडक्ट हम नहीं दे पाते। क्यों? अपना प्रोडक्ट लेने के बाद बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी की एसिडिटी बढ़ती है। फीमेल्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा होता है। अगर प्रेगनेंसी में बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा हो गया तो केमिकल एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके पहले हम मात्रा की बात करेंगे। फीमेल्स अगर अपना प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रही हैं तो उन्होंने 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम में, कंपलसरी 2 बार लेना है, एक बार नहीं लेना है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस उनके बॉडी में ज्यादा है। अगर किसी भी तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो किसी भी मेडिकेशन से हार्मोनल बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पीसीओडी के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, फर्टिलिटी के अंदर हमें बहुत रिजल्ट देखने अच्छे मिलते हैं। कम क्वांटिटी में अगर महिला यूज करती हैं तो उनका हार्मोनल बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने मिलता है। यूट्राइन वॉल जो बनती है, एक्सेसिव एमसी में एक्सेसिव ब्लड जो जाता है, जैसे ही मूवमेंट होती है तो यूट्राइन वॉल फिर क्रश होती है और फिर खून निकलने लगता है, तो उसे और अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। तो फीमेल्स कैन आल्सो यूटिलाइज आवर प्रोडक्ट इन बिग वेज। अगर हम पुरुषों की बात करें तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम में आप ले सकते हैं। सेक्सुअली अपलिफ्टमेंट के लिए अगर लेना है तो सुबह शाम ना करते हुए रात को एक ही टाइम 1 चम्मच लें। उसके बाद गुनगुना या फिर ठंडा दूध हम पी सकते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, क्वालिटी एंड थिकनेस। हम बात कर रहे थे कि किसने ले लेना चाहिए, तो प्रेग्नेंट वुमन लेना नहीं चाहिए। जब एमसी का पीरियड्स होते हैं 5 या 7 दिन, उस ड्यूरेशन में हमें ये लेना नहीं है। उसके बाद फीडिंग वुमन, जो दूध पिलाने में महिलाएं, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट नहीं लेना है। जब तक वो पिलाना बंद ना करे तब तक नहीं देना है। और सबसे लास्ट, मेल हो या फीमेल, अगर किडनी 80% से ज्यादा डैमेज्ड है, डायलिसिस पे हो, तो उन्हें अपना प्रोडक्ट तो रिकमेंड हम नहीं कर पाएंगे। अगर 80% से ज्यादा किसी की किडनी खराब है तो भी हम अपना प्रोडक्ट उन्हें रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिनिन लेवल 7 से ज्यादा अगर है तब भी रिजल्ट, उनके रिपोर्ट्स चेक करने के बाद अपना प्रोडक्ट हम रिकमेंड करें, उसके बाद उसे देना नहीं चाहिए। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ गया है, यूरिक एसिड को भी कम करेगा। चाहे आपके बोन्स भी अगर बढ़ गए तो धीरे धीरे उस बोन को भी वो फिटिंग करने का काम अपना प्रोडक्ट से किया जाता है। और एक लास्ट, अगर पैदा होने के पहले ही या फिर पैदा होने के बाद से उनको अगर किसी तरीके का क्या बोलेंगे हम, फिजिकल डैमेज अगर कुछ हुआ है उनको, बच्चों को,
जो बचपन से ही है, पैदा होने के बाद से नहीं है, तो उसे हम रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन कंडीशन में अपना प्रोडक्ट हम नहीं दे पाते हैं। बाकी हर किसी के लिए अपना प्रोडक्ट हम बहुत अच्छी तरीके से दे पाते हैं। आई होप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सभी को समझ में आ गई। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मुझे आज जो सेवा का मौका आपने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।